नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार मेरे मित्रों। मैं राकेश मोहन कोठारी आपका स्वागत करता हूं फिजिकल एजुपीडिया इस चैनल पर, जो स्पेशली इस समय पर आप लोगों के लिए बनाया गया है। हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती सुनीता शारदा जी, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा रायसीना बंगाली स्कूल चितरंजन पार्क, एवं श्रीमती कुमकुम अग्रवाल जी, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा SKV GTB नगर। ये लोग मिलकर, हम सभी लोग मिलकर आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये विशेषतः ये जो चैप्टर है यूनिट 5, इन दोनों लोगों ने तैयार किया है। और आपके साथ जुड़ रही हैं श्रीमती सुनीता शारदा जी, जो आपके साथ आज चर्चा करेंगी आज के चैप्टर का, बच्चे, महिलाएं और खेल। नमस्कार, आपका स्वागत है शारीरिक शिक्षा के अध्याय 5 कक्षा 12वीं के लिए, जो कि है खेलों में बच्चे तथा महिलाएं। इसके मुख्य बिंदु किस प्रकार से हैं, आइए देखते हैं। आज के वीडियो में जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी वो है गामक विकास व इसको प्रभावित करने वाले कारक तथा वृद्धि के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार व्यायाम के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव। गामक विकास व इसको प्रभावित करने वाले कारक। गामक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। गामक विकास एक ऐसा विकास है जिसमें शिशु की अस्थियों तथा मांसपेशियों का विकास होता है और ये विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, अर्थात जन्म के समय से लेकर मृत्यु तक हमारी हड्डियों मांसपेशियों का विकास किसी न किसी रूप में होता ही रहता है। इसी को हम गामक विकास कहते हैं। बच्चों को इसीलिए गिना जाता है क्योंकि सबसे पहले एक व्यक्ति जो है बचपन से ही शुरू होता है। अगर बचपन में ही अगर मोटर डेवलपमेंट यानी कि गामक विकास में कोई कमी रह जाएगी तो उसको बड़े होकर पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। अतः विकास की दर को मापने के लिए बच्चे का बचपन में डेवलपमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गामक विकास दो प्रकार का होता है, स्थूल गामक विकास एवं सूक्ष्म गामक विकास। स्थूल गामक के अंतर स्थूल गामक के अंदर हम बड़ी बड़ी मांसपेशियों के विकास को गिनते हैं, जैसे कि हाथों पैरों की टांगों की मांसपेशियां जब स्ट्रांग होती हैं, जब उनमें ताकत आती है तो उससे बच्चा बैठने लगता है, उठने लगता है। थोड़ी और स्ट्रांग होती है, बच्चे के घुटने मजबूत होते हैं तो बच्चा जो है चलना शुरू कर देता है। और फिर जो है थोड़े समय बाद 1 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो वो कूदना शुरू कर देता है, धीरे धीरे सीढ़ियों पे भी चढ़ना शुरू कर देता है। तो ये सब बच्चे के स्थूल गामक विकास के कारण ही संभव होता था। सूक्ष्म गामक विकास के अंतर्गत छोटी छोटी मांसपेशियों की हरकतों को गिना जाता है, जैसे कि अंगूठा हिलाना, चलाना, अंगुलियों का चलाना, जैसे कि लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना या फिर दूध पीने का मग पकड़ना। ये छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखना। आप जानते होंगे जब बच्चा छोटा होता है तो वो चीज़ों को पकड़ नहीं पाता, कुछ पकड़ो तो गिरा भी देता है। लेकिन धीरे धीरे जब इनका विकास हो जाता है तो इसी विकास को हम सूक्ष्म गामक विकास कहते हैं, जिसके कारण कि बच्चे की लिखने की क्षमता भी बढ़ती है, वो ड्राइंग भी कर सकता है, चीज़ों को ठीक से पकड़ भी सकता है और फेंकता भी नहीं है। बच्चों में गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला कारण है अनुवांशिक कारण। अनुवांशिकता बच्चे के वृद्धि एवं विकास को पूरी तरह से प्रभावित करती है। बच्चे की अनुवांशिकता के हिसाब से ही उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में वृद्धि होती है और उनकी शारीरिक बनावट पूरी तरह से अनुवांशिकता के ऊपर निर्भर करती है। यदि अनुवांशिकता में बच्चे को किसी तरह की बीमारी मिली है तो उसके कारण उसके वृद्धि और विकास के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। वातावरणीय कारक, यदि घर के जब बच्चा छोटा होता है तो निश्चित रूप से घर में ही ज़्यादा रहता है। ऐसे में अगर बच्चे को शारीरिक क्रियाएं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो उसकी वृद्धि या विकास की दर तेज हो जाती है। यदि घर के वातावरण में बच्चे को प्यार दुलार अभिप्रेरण नहीं मिलता है तो उसके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर तीसरा कारण है पोषण। बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका पोषण उचित होना चाहिए। यदि उचित पोषण नहीं होता है, बच्चा कुपोषित होता है, तो उसके विकास के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ता है और उसके विकास की दर धीमी हो जाती है। अतः बच्चे का पोषण उचित होना चाहिए। शारीरिक गतिविधियां,
यदि हम बच्चे को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करते हैं, उसके लिए समय समय पर उसकी एज के हिसाब से शारीरिक क्रियाकलाप देते हैं, तो शारीरिक क्रियाकलाप में भाग लेने से हम सबको ही पता है कि मांसपेशियों में ताकत बढ़ जाती है एवं हड्डियां भी मजबूत हो जाती हैं। इससे कि बच्चे का मोटर डेवलपमेंट यानी कि गामक विकास तेजी से होने लगता है। बच्चे के लिए नंबर 5 है अवसर प्रदान करना। यदि बच्चे को शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने के अधिक अवसर मिलेंगे, उसे अपना टैलेंट दिखाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, तो उसके वृद्धि एवं विकास में उसका अच्छा असर पड़ेगा एवं वृद्धि एवं विकास अच्छे से ही होगा। अतः जितने अधिक बच्चे को अवसर प्रदान किए जाते हैं, वे उसकी वृद्धि में सहायक होते हैं। संवेदी बाध्यता, यदि बच्चे को किसी प्रकार की भी संवेदी बाध्यता है, यानी कि बच्चे को देखने में कोई दिक्कत है या फिर सुनने में उसके बच्चे की कमी है, तो ऐसे में उसका गामक विकास प्रभावित होता है। जैसे कि यदि बच्चे को कम सुनाई देता है, तो हमेशा बच्चे की गर्दन उस तरफ को रहेगी, जिस कान से उसे कम सुनाई देता है, तो बार बार वो उसी दिशा में अपने कान को बढ़ाता रहेगा। तो इसके उसकी बच्चे की गर्दन पे भी असर पड़ सकता है, उसके देखने में असर पड़ सकता है। तो संवेदी बाध्यता जो है बच्चे के गामक विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है। आसन संबंधी विकृतियां, आसन संबंधी विकृतियां अभी हम करने जा रहे हैं। अगला ही टॉपिक है आसन संबंधी विकृतियां, यानी कि स्कोलियोसिस, काइफोसिस, फ्लैट फुट, नॉट नीज। अगर इस तरह से आसन संबंधी कोई विकृति है, तब भी उसके होने के कारण भी बच्चे की गामक विकास में कमी आती है, गामिक विकास धीमा हो जाता है। अगला कारण है मोटापा। मोटापा निश्चित रूप से ही बच्चे के गामक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। अत्यधिक मोटापा होने की वजह से बच्चा शारीरिक गतिविधियां कम कर पाता है, जिसकी वजह से कि गामक विकास प्रभावित होता है। तो माता पिता को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की शारीरिक गतिविधियों को बढ़ा के एवं उचित पोषण के द्वारा मोटापे को नियंत्रण में रखना चाहिए। शारीरिक अक्षमताएं और विकार, यदि बच्चा किसी भी तरह के डिसऑर्डर विकार से पीड़ित है, जैसे कि ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज, या फिर OCD, अभी हमने पिछले चैप्टर में ये सब पढ़ा है। अगर बच्चा किसी विकार से पीड़ित है, तो उसके कारण भी बच्चे की वृद्धि एवं विकास में उसका गलत प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण व अभ्यास, यदि बच्चा किसी शारीरिक क्रियाकलाप में शामिल है और सुबह शाम किसी गतिविधि में हिस्सा लेता है, यानी कि सुबह की सैर पे जाना या किसी गेम में हिस्सा लेना, योगा करना या फिर किसी नृत्य क्लास में हिस्सा लेना, इस तरह के प्रशिक्षण में अगर बच्चा सुबह शाम व्यस्त है, तो उसके गामक विकास में वृद्धि होती है। तो अतः ये सब कारण है जो बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार हैं, और हमें इन सब कारकों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे की वृद्धि और विकास तेजी से हो सके। आइए देखते हैं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार किस प्रकार से हम व्यायाम दे सकते हैं। सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे। 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में सबसे पहले अगर देखें, 0 से 5 महीने या 4 महीने तक का बच्चा जो है वो बिस्तर पर ही लेटा रहता है। वो किसी भी तरह का व्यायाम हम उसको खुद से नहीं करा सकते, लेकिन हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लेटे लेटे भी बच्चा साइकिलिंग करता है, हाथ पैर हिलाता है, यही सब चीजें उसके लिए व्यायाम है। लेकिन जैसे कि वृद्धि के साथ साथ उसकी कमर की विकास होता है, कमर की मसल्स का विकास होता है, तब वह बच्चा बैठने लगता है। तो बच्चा बैठता है, तब हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि वह जो है आसपास की चीज़ों को देख रहा है या फिर उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें बच्चे के आसपास कुछ ऐसे रंग बिरंगी चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए, जिसको कि वो हाथ पैर हिला के उनको देखने लगे, उनकी तरफ बढ़े। तो यही चीज़ें बच्चे की व्यायाम बन जाती है। बच्चा जैसे लेकिन धीरे बड़ा होता है,
6 महीने से ज़्यादा का, 8 महीने का जैसे बच्चा होने लगता है तो बच्चा बैठने के साथ साथ जो है घोड़ा बन के चलने भी शुरू करता है, जिससे कि उसके हाथों और पैरों की मांसपेशियों का विकास होता है। तो माँ बाप को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से वह इस तरह के छोटी छोटी गतिविधियाँ कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे उसके आसपास गेंद रख देना, कोई रंग बिरंगी वस्तु रखना, क्योंकि रंग बिरंगी वस्तुएं बच्चों को पसंद आती हैं ज़्यादा। तो धीरे धीरे जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है, बच्चे का दौड़ना, चलना, सहारा लेके चलना, बिना सहारा लेके चलना, इस तरह की गतिविधियां करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और इन्हीं के कारण ही बच्चे की मांसपेशियों का और हड्डियों का विकास होता है। देखिए किस तरह से बच्चे सीढ़ियों पे दौड़ रहे हैं, इनको तो आप देख ही रही हैं। और ये बच्चा किस तरह से अपने हाथों से पैरों को पकड़ रहा है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे मूलभूत रूप से दौड़ना, कूदना सीख जाते हैं, चीज़ों को फेंकना, सीढ़ी चढ़ना, लटकना, खींचना आदि सीख जाते हैं। इन्हीं सब शारीरिक गतिविधियों के कारण बच्चे की ऊंचाई में भी परिवर्तन होता है और बच्चे का वजन तथा ताकत भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में बच्चे को अन्य क्रियाएं, जिससे कि बच्चे का समन्वय बढ़ सके हाथों का आंखों के साथ, जिसे हम कहते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जिसके लिए कि बॉल को पकड़ना और बॉल को कैच करना, कोई सामने से फेंके इस तरह से बॉल को कैच करना, जिससे कि आंखों का हाथों के साथ समन्वय बढ़ सके। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब शुरू में हम बॉल देते हैं तो छोटी बॉल नहीं देते हैं, बड़ी बॉल देते हैं, क्योंकि बच्चा जो है बहुत जल्दी से हाथों के साथ समन्वय नहीं कर पाता है और बॉल उससे बार बार छूट जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो बॉल को भी ठीक से पकड़ लेता है और बाद में वो छोटी बॉल को भी अच्छे से पकड़ लेता है। अतः ये गतिविधियां देना बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चे को अलग अलग प्रकार के रंगों की और आकारों की वस्तुएं दें, जिससे कि बच्चा अलग अलग तरह की गतिविधियां करने के लिए उत्साहित हो सके। और बच्चों को स्वतः ही सीखने के लिए थोड़ा मुक्त भी छोड़ना चाहिए। ये नहीं है कि हमेशा बच्चे के पीछे लगे रहें, अपनी मनमर्जी से कुछ भी कराएं, लेकिन बच्चे को अपने आप सीखने के लिए भी छोड़ देना चाहिए। जैसे कि हम अगर उसको पार्क में ले जाएं तो बच्चे का घास, पत्तों को, अलग अलग तरह के पत्तों को देखना, उनको पहचानना, खुद से बाकी बच्चों के साथ मिलना जुलना, या कभी दौड़ना या लौटना, इस तरह की बातें बच्चों को तब सीखते हैं जब उनको मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। तो इस एज के बच्चों को जो है कम से कम 1 घंटे की गतिविधि अवश्य देनी चाहिए, जिससे कि उसके कामक विकास में वृद्धि हो सके। मध्य बाल्यावस्था यानी कि 7 से 10 वर्ष तक के बच्चे, ऐसे बच्चों को प्रतिदिन तीव्र गति वाले व्यायाम अवश्य करने चाहिए। और उन बच्चों को ऐसे व्यायाम भी कराने चाहिए जिससे कि उसकी हड्डियां व मांसपेशियां मजबूत होती हैं। एवं समन्वय बढ़ाने के लिए, जैसे अभी पिछली छोटी बच्चों के लिए भी हमने बात की कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जैसे कि बैडमिंटन खेलना, बास्केटबॉल खेलना, रस्सी कूदना आदि, इन सब खेलों में भाग लेने से बच्चे का समन्वय बहुत अधिक बढ़ता है। बच्चे को हम जिम्नास्टिक और फुटबॉल जैसे खेल भी दे सकते हैं। जो बच्चे ऊर्जा से भरे हुए होते हैं उनको हम फुटबॉल दे सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल के पीछे दौड़ दौड़ के बच्चे की जो ऊर्जा है उसका प्रयोग हो जाता है, और साथ के साथ ही दौड़ने से बच्चे की गति में भी सुधार होता है एवं मांसपेशियों की भी मजबूती होती है। इसके अलावा बच्चों को हम अपने भारतीय गेम जैसे कि पिट्ठू आदि खेलने के लिए कह सकते हैं। पिट्ठू खेलने से बच्चे का निशाना लगाने की तकनीक में सुधार होता है एवं वह एक जगह अपना नियंत्रण बना सकते हैं। कंचे खेलने से भी बच्चे के निशाने लगाने की कला का विकास होता है। पोशंपा आदि खेलने से जो है बच्चों का बहुत अधिक मनोरंजन होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को जो हमेशा जो है बड़े गेम जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह के गेम खिलाए जाएं। ये जो हमारे भारतीय गेम है, ये खिलाने से भी बच्चे को अपने देश के प्रति इंटीग्रेशन भी रहेगी और साथ के साथ उनकी शारीरिक गतिविधियों के कारण
बच्चे का गामक विकास भी बहुत अच्छे से होगा। इस उम्र के बच्चे तैराकी एवं साइकिलिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पे कि पानी की सुविधा बहुत अच्छी है। कुछ ऐसे हमारे इलाके हैं जहाँ पे कि नदियाँ, समुद्र, तालाब हैं, तो वहाँ पे बच्चे को तैराकी ज़रूर सिखाई जा सकती है। एवं जहाँ पे ये सुविधा बहुत अच्छे से उपलब्ध नहीं है, ऐसे बच्चों को साइकिल ज़रूर चलाना चाहिए। साइकिल चलाने से बच्चे की टांगों की मांसपेशियों का बहुत अच्छे से विकास होता है एवं मजबूती आ जाती है। 11 से 12 वर्ष तक के बच्चे, यदि ऐसे बच्चे उस परिवार में हैं जहाँ पे कि खेलों में ही करियर बनाने का इरादा होता है, तो ऐसे बच्चों को इस उम्र से ही सीरियस गेम में बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। बच्चे की समयबद्ध रूप से सुबह शाम ज़रूर ट्रेनिंग कराई जाती है, जिससे कि शरीर पर नियंत्रण, शक्ति, समन्वय को विकसित करने वाले व्यायाम कराए जाते हैं। सहनशीलता बढ़ाने वाले गतिविधियों से बचना चाहिए, लेकिन बच्चे को हम 1 किलोमीटर तक की मैराथन दौड़ ज़रूर करा सकते हैं। ये तो सभी बच्चों को दी जा सकती है, चाहे वो खेलों में कैरियर बनाए या नहीं बनाए। ये प्रोग्राम हमारे खेलो इंडिया के तहत भी, फिट इंडिया प्रोग्राम के अंदर भी बच्चों को 1 किलोमीटर की मैराथन देनी शुरू कर दी है एवं अपने स्वदेशी खेलों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। स्वदेशी खेलों का चलन बहुत वर्षों से ही भारतीय सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे पतंग उड़ाना, पिट्ठू-गरम खेलना, कंचे, गिट्टे, जिससे कि बच्चे के समय का उचित सदुपयोग हो जाता है। ये गेम कहीं न कहीं धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे आजकल कोई भी खेल खेलने के लिए मोबाइल का सहारा ले लेते हैं। लेकिन हमें मोबाइल के उपयोग से बचना चाहिए। अत्यधिक आवश्यक होने पे ही करना चाहिए, जैसे कि आजकल हम कर रहे हैं। लेकिन समय का सदुपयोग अगर करना है तो पढ़ाई के बाद हम अपने स्वदेशी खेलों में भी बहुत अच्छे से भाग ले सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, ना तो एस्ट्रोटर्फ की ज़रूरत है, ना ही तो किसी बाउंड्री की ज़रूरत है। अपनी मनमर्जी से हम बाउंड्री रख के इन खेलों को खेल सकते हैं, जैसे कि पिट्ठू खेलना, कंचे, गिट्टे, पच्चीसी, आपको मालूम है कि पर्ची जो खेलते हैं, और खो खो। खो खो अगर बच्चा अभी से खेलता है तो आगे जाके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी जाके इसे हिस्सा ले सकता है। लेकिन जिन्होंने अपना कैरियर ही खेलों में बनाना है, वो जो है योजनाबद्ध तरीके से खेल प्रशिक्षण ले सकते हैं, जो उनका मनपसंद खेल है, जिसमें कि वो आगे कैरियर बनाना चाहते हैं। 13 से 18 वर्ष तक की बच्चों के लिए सब तरह के व्यायाम दिए जा सकते हैं, लेकिन एरोबिक व्यायाम जो है वो हफ्ते में 3 दिन ज़रूर करने चाहिए और 1 घंटा कम से कम। ये सभी को करनी चाहिए। जो लोग खेलों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनका तो रूटीन अलग होता है, उनको सुबह शाम प्रशिक्षण लेना होता है। लेकिन जो बच्चे की जो खेलों में कैरियर नहीं बनाना चाहते, उनको 60 मिनट की एक्सरसाइज दिन में ज़रूर चलना चाहिए, जिसमें कि तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, कोई भी खेल खेलना, जैसे बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि। अधिक शक्ति वाले व्यायाम जो कि प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं, वो खेल ज़रूर खेलने चाहिए। मिनी मैराथन में हिस्सा लेना, स्वदेशी खेलों में हिस्सा लेना, लंबी दूरी की साइकिल चलाना, मार्शल आर्ट का कोई भी फॉर्म करना, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कोई से भी एक में हिस्सा लेना, या फिर टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल, तैराकी, फुटबॉल, बहुत तरह के खेल हैं। इनमें से किसी को भी वह चूज कर सकते हैं। 13 से 18 वर्ष के बीच में भी आयु का अलग अलग भाग होता है, जो कि सब जूनियर, जूनियर और सीनियर, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, और उनकी उम्र के हिसाब से ही बच्चों के लिए खेल निर्धारित किए जाते हैं। उम्र के हिसाब से तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होता है, यानी प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन जो भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेना चाहते, तो उनको स्वतः से ही 60 मिनट की रोज की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि उनका गामक विकास ठीक से होता रहे एवं शरीर की वृद्धि के साथ साथ मानसिक वृद्धि भी होती है।
प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से अधिक की अवस्था प्रौढ़ावस्था होती है। ऐसे वयस्कों के लिए एक दिन में कम से कम भी 150 मिनट का मध्यम गति के साथ एरोबिक व्यायाम जरूर करना चाहिए या 75 मिनट की तीव्र गति के साथ एरोबिक व्यायाम करना चाहिए। और यहाँ पे ये जरूर बताना है कि व्यायाम का सुझाव उम्र तथा स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे कि उम्र 19 से 30 के वयस्कों के लिए तीव्र गति के व्यायाम अधिक हो सकते हैं। 30 से 40 एवं 40 से 50 या 50 से 60 इनमें व्यायामों की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। जो व्यायाम एक 30 वर्ष का वयस्क कर सकता है वह सेम व्यायाम जो है 60 वर्ष के वयस्क को नहीं दिया जा सकता, उसकी तीव्रता में कमी कर दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपने खेलों में अपना कैरियर लिया है तो आपके लिए सुझाव अलग से होते हैं, आपका एक अलग से शेड्यूल होता है। लेकिन जो खेलों में भाग नहीं लेते यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में नहीं होते, उन लोगों के लिए व्यायाम में अधिकतर दौड़ना, कसरत करना, प्रत्येक सुबह योग करना या अपनी रुचि के अनुसार तैराकी करना, फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, वॉलीबॉल इत्यादि ये हम खेल सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो खेल हमें पसंद हो उसमें हम हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन खेलों में हिस्सा लेना बहुत आवश्यक है। खेलों में यानी कि शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से ही शारीरिक हमारी मांसपेशियों का विकास होता है, हड्डियों में मजबूती रहती है, हम बीमारियों से दूर रह पाते हैं एवं जिंदगी की स्ट्रेस एंड टेंशन अवसाद से हम दूर रहते हैं। क्योंकि जो एक खेल में भाग लेने से ही व्यक्ति के अंदर एक रोमांच पैदा होता है और ये रोमांच ही हमें डिप्रेशन यानी कि अवसाद से दूर लेके जाता है। अतः हमें शारीरिक गतिविधियों में निश्चित रूप से हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि हम अलग अलग तरह की बीमारियों से बचे रह सके एवं जीवन के सुख का पूरा आनंद ले सकें। ये स्लाइड में और इससे अगली स्लाइड में भी जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिए और स्लाइड वीडियो देखने के बाद इनको ठीक से अपनी कॉपी में लिख दीजिए, ताकि आपके बोर्ड की भी साथ के साथ ही तैयारी हो सके। धन्यवाद सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस चैप्टर को तैयार किया। सभी बच्चों से निवेदन है, आग्रह है और सुझाव है कि यदि वो अध्याय 1 से लेके 4 तक और 5वां का जो पहला टॉपिक है ये यहाँ पर कवर किया गया है, ये देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आधा घंटा आप ज़रूर एक सब्जेक्ट को दें, इस सब्जेक्ट को दें, शारीरिक शिक्षा को। एक वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद आप अपना बुक रेफ़र करेंगे या सपोर्ट मटेरियल रेफ़र करेंगे, तो उसके द्वारा आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है तो इस साइट पे जाके आप जा सकते हैं, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की साइट है, यहाँ से आप सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी सहायता के साथ आप इन वीडियोस को अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। नेक्स्ट वीडियो को लेकर हम जल्दी ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।